हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल परीक्षा प्लान में। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। तो रीट लेवल 2 के लिए एसएसटी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की मैं प्रैक्टिस करवा रही हूँ। प्रैक्टिस की ये दूसरी वीडियो है, इसके पहले एक वीडियो आ चुकी है। एसएसटी के प्रीवियस ईयर के सभी क्वेश्चन मैं सॉल्व करवा चुकी हूँ। मैंने 2011 से शुरुआत की थी, 2011 वाले पेपर से, और 2022 तक जितने भी पेपर हुए हैं सभी के एसएसटी के क्वेश्चन मैं सॉल्व करवा चुकी हूँ। मैंने प्ले लिस्ट बना दी है ताकि आप लोग एक साथ सभी वीडियो प्राप्त कर पाएं। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो देखने के बाद यदि आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न दिया गया है, मध्यकाल में दिल्ली के शासकों के संदर्भ में निम्नलिखित का मिलान कीजिए और उपयुक्त विकल्प का चुनाव कीजिए। पहले हमें मिलान करना है, फिर जो विकल्प सही है उसे टिक करना है। तो पहले लिखा है तोमर, तो तोमर वंश 12वीं शताब्दी 1165, इसे तीसरे से मिला देंगे, आरंभिक 12वीं शताब्दी 1165। उसके बाद लिखा है अनंगपाल तोमर, तो अनंगपाल तोमर इन्हें मिला देंगे चौथे से। फिर लिखा है चौहान, तो इन्हें मिला देंगे दूसरे से, 1165 से 1192, और फिर मिला देंगे डी को पहले से। तो ए का तीसरा, बी का चौथा, सी का दूसरा और डी का पहला, यानी कि बी विकल्प इसमें आपका सही हो जाएगा। तो इसमें आपका बी विकल्प सही है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। लिखा है प्राचीन तमिलनाडु में की बस्तियों को और कहते थे। पहला विकल्प है व्यापारियों, दूसरा है कुलीनों अभिजातों, तीसरा है खेतीहरों किसानों, और चौथा है शिल्पकारों। तो प्राचीन तमिलनाडु में किसानों की बस्तियों को कहा जाता था उर, तो इसमें तीसरा विकल्प सही हो जाएगा। और उस छोटे गांव या कस्बे को संदर्भित करता है जिसमें आमतौर पर परिवारों का एक समूह शामिल होता था जो भूमि पर एक साथ रहते और कार्य करते थे। ये जो बस्तियां थी ये आमतौर पर ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित थीं और ये आत्मनिर्भर थी, तो ये भी आपको याद रखना है। सी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। लिखा है मुगल साम्राज्य के पतन के संदर्भ में निम्नलिखित का मिलान कीजिए। चलिए कर लेते हैं मिलान। मिलान वाले प्रश्न मैं इसलिए ले रही हूँ, इससे आपके 4 प्रश्न तैयार हो जाते हैं, इसलिए मैं मिलान वाले प्रश्न ले रही हूँ। तो चलिए मिला लेते हैं। फर्रुखसियर, तो इन्होंने शासन किया है, फर्रुखसियर ने 1713 से 1719, इन्हें मिला देंगे दूसरे से। शाह आलम द्वितीय ने 1759 से 1806 तक। उसके बाद अहमद शाह ने 1748 से 1754, और आलमगीर द्वितीय ने 1754 से 1759। तो ए का दूसरा, बी का पहला, सी का चौथा, डी का तीसरा, तो इसमें आपका जो सी विकल्प है वही इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। लिखा है उत्तराधिकार की सहदायाद प्रथा का अर्थ है। पहला विकल्प है पसंदीदा पुत्र को अपने पिता की संपत्ति विरासत में मिलना, दूसरा है ज्येष्ठ पुत्र को अपने पिता की संपत्ति विरासत में मिलना, तीसरा है सभी पुत्रों व पुत्रियों के बीच विरासत का विभाजन, और चौथा है सभी पुत्रों के बीच विरासत का विभाजन। तो जो मुगल थे ये ज्येष्ठाधिकार के नियम में विश्वास नहीं करते थे। ज्येष्ठाधिकार के नियम में क्या होता है कि जो सबसे बड़ा बेटा होता है पिता की संपत्ति उसे विरासत में मिलती थी, लेकिन जो मुगल थे ये उत्तराधिकार की सहदायाद प्रथा का पालन करते थे, और इसका अर्थ क्या होता है कि सभी पुत्रों के बीच विरासत का विभाजन। डी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। दोनों ही बातें आपको याद रखनी है। ज्येष्ठाधिकार के नियम में क्या होता है कि जो बड़ा बेटा होता है उसे संपत्ति विरासत में दी जाती है, लेकिन जो सहदायाद प्रथा है इसमें सभी पुत्रों के बीच विरासत का विभाजन कर दिया जाता है। तो डी विकल्प इस प्रश्न का उत्तर है। इसमें यही पूछा गया है कि उत्तराधिकार की सहदायाद प्रथा का अर्थ तो सभी पुत्रों के बीच विरासत का विभाजन, और इसका पालन कौन करते थे? मुगल करते थे। तो ये बात भी आपको साथ में याद रखनी है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। मराठी में लिखे भक्ति गीतों को किस नाम से जाना जाता है? पहला है स्तोत्रम, दूसरा है भजनम, तीसरा है प्रबंधम, और चौथा है अभंग। तो 13वीं से 17वीं शताब्दी तक महाराष्ट्र में संत कवियों की एक बड़ी संख्या देखी गई,
जिनके सरल मराठी में गीत लोगों को प्रेरित करते हैं। उनमें से सबसे महत्वपूर्ण थे ध्यानेश्वर, नामदेव, एकनाथ, तुकाराम, सखुबाई। ये सभी क्या थे? ये महाराष्ट्र में संत थे, यानी कि ये संत कवि थे। अब इसमें पूछा गया है कि मराठी में लिखे भक्ति गीतों को किस नाम से जाना जाता है, तो इन्हें अभंग के नाम से जाना जाता है। डी विकल्प इसमें सही है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। लिखा है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द मध्य प्रदेश में घुमंतु खेती के लिए इस्तेमाल होता है? पहला विकल्प है बीघा, दूसरा है बेवड़, तीसरा है बैगा और चौथा है महल। तो घुमंतु खेती क्या होती है? इसमें क्या किया जाता है कि भूमि जो है, भूमि पर जो खरपतवार उगाते हैं पहले उनको काटकर वहीं जला दिया जाता है। उसके बाद क्या किया जाता है, जो राख होती है उसे उसी भूमि में, यानी उसी भूमि की मिट्टी में मिला दिया जाता है। फिर बीज छिड़क दिए जाते हैं, फसल तैयार कर ली जाती है और एक साथ कई फसलें तैयार की जाती हैं। और फिर जब फसल तैयार हो जाती है तो भूमि को कुछ समय के लिए ऐसे ही छोड़ दिया जाता है, तभी इसे घुमंतु खेती कहा जाता है। इसे स्थानांतरित कृषि भी कहते हैं, इसे कर्तन और दहन कृषि भी कहते हैं, क्योंकि जो खरपतवार उगता है उसे काटकर वहीं जला दिया जाता है और इसमें खाद और उर्वरक का इस्तेमाल नहीं किया जाता, तो ये भी आपको याद रखना है। अब इसमें पूछा गया है कि मध्य प्रदेश में घुमंतु खेती के लिए कौन सा शब्द इस्तेमाल होता है, तो वह होता है बेवड़। बी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। लिखा है किसने जिन्ना के दो राष्ट्र सिद्धांत का विरोध किया? पहला विकल्प है सरदार वल्लभ भाई पटेल, दूसरा विकल्प है खान अब्दुल गफ्फार खान, तीसरा विकल्प है वीर सावरकर और चौथा विकल्प है मौलाना आजाद। तो जिन्ना के दो राष्ट्र सिद्धांत का विरोध किया था मौलाना आजाद ने। डी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। तो मौलाना आजाद, इनका पूरा नाम था मौलाना अबुल कलाम आजाद। तो ये भारत के पहले शिक्षा मंत्री थे, ये आपको याद रखना है। और इनकी जयंती के दिन यानी 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है, तो ये भी आपको याद रखना है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है? पहला विकल्प है अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा एक सीधी रेखा है जो उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से जोड़ती है। दूसरा है अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा केवल जलीय भाग से होकर गुजरती है। तीसरा है अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा जलीय व स्थलीय दोनों भागों से होकर गुजरती है। और चौथा है अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा लगभग 0 अंश देशांतर का अनुसरण करती है। तो अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा पृथ्वी की सतह पर एक काल्पनिक रेखा है जो प्रशांत महासागर में लगभग 180वें मध्याह्न रेखा के साथ चल रही है और लगातार 2 कैलेंडर दिनों के बीच सीमांकन की रेखा के रूप में कार्य करती है। अब इसमें लिखा है कि जो कथन अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा के बारे में सही है वह बताना है। तो अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा केवल जलीय भाग से होकर गुजरती है। बी विकल्प इस प्रश्न में सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है महासागरीय पर्पटी के मुख्य खनिज हैं। पहला है मैग्नीशियम, दूसरा है एल्यूमिना, तीसरा है सिलिका और चौथा है निकेल। तो महासागरीय पर्पटी पृथ्वी की पर्पटी का वह हिस्सा है जो महासागरीय घाटियों के नीचे स्थित है। अब इसमें पूछा गया है कि महासागरीय पर्पटी के मुख्य खनिज कौन कौन से हैं। तो महासागरीय पर्पटी के मुख्य खनिज हैं मैग्नीशियम और सिलिका, यानी कि ए और सी। तीसरा विकल्प इसमें आपका सही हो जाएगा, केवल ए और सी। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। लिखा है एक व्यक्ति ने किसी क्षेत्र का दौरा किया और वहां उसे बांज, ऐस, बीच के पेड़ तथा फीजेड, मोनाल पक्षी मिले। उसने निम्न में से किस वनस्पति क्षेत्र का दौरा किया होगा? पहला विकल्प है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, दूसरा है शीतोष्ण पर्णपाती वन, तीसरा है शंकुधारी वन और चौथा है भूमध्य सागरीय वन।
तो एक व्यक्ति ने किसी क्षेत्र का दौरा किया है, उसे बांज, एस, बीच के वृक्ष तथा फिजेड, मोनाल पक्षी मिले हैं, तो उसने दौरा किया है शीतोष्ण पर्णपाती वन का। बी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। ये वन मुख्य रूप से उत्तरी गोलार्ध के मध्य अक्षांशों में पाए जाते हैं, जिनमें यूरोप, पूर्वी एशिया और पूर्वी उत्तरी अमेरिका के क्षेत्र शामिल हैं। तो उसमें आपका बी विकल्प सही हो जाएगा, शीतोष्ण पर्णपाती वन। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, किस क्षेत्र में बहुत ही सीमित प्राकृतिक वनस्पति मिलती है? पहला है शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र, दूसरा है टुंड्रा क्षेत्र, तीसरा है शीत कटिबंधीय क्षेत्र और चौथा है उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। तो बहुत ही सीमित मात्रा में प्राकृतिक वनस्पति मिलती है टुंड्रा क्षेत्र में। बी विकल्प इसमें सही हो जाएगा, क्योंकि ये जो क्षेत्र है यहाँ पर बहुत सर्दी होती है और अत्यधिक ठंडे तापमान, उच्च हवाएं और कम वर्षा के कारण यहाँ जो पौधे होते हैं इन्हें बढ़ने में मुश्किल होती है। इसीलिए यहाँ पर सीमित प्राकृतिक वनस्पति मिलती है। तो इसमें बी विकल्प सही है, टुंड्रा क्षेत्र। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। पवन के निक्षेपण को कहा जाता है? पहला विकल्प है लोएस, दूसरा है छत्रक सेल, तीसरा है हेमोर और चौथा है स्टैक। तो पवन के निक्षेपण को कहा जाता है लोएस, पहला विकल्प इसमें सही है। अब जो और विकल्प लिखे हुए हैं उनके बारे में जान लीजिए। जहां विकल्प महत्वपूर्ण है वहां मैं आपको बताती चलूंगी। तो छत्रक सेल क्या होते हैं? इन्हें मशरूम चट्टाने भी कहते हैं। तो मशरूम चट्टाने एक प्रकार की भूवैज्ञानिक संरचना होती हैं जो अपक्षय और अपर्दन क्रियाओं द्वारा बनाई जाती हैं। तो इन्हें छत्रक सेल भी कहा जाता है, मशरूम चट्टाने भी कहा जाता है। हेमोर क्या है? तो हेमोर एक प्रकार की भू आकृति है जो हिमनदों के निक्षेपण द्वारा निर्मित होती है। तो हिमनदों के निक्षेपण से निर्मित आकृति को हेमोर कहते हैं। प्रश्न पूछ लिया जाए तो आपका गलत नहीं होगा, इसलिए मैंने आपको बता दिया। और स्टैक क्या है? तो इन्हें ढेर कहते हैं। तो ढेर एक प्रकार का भूगर्भीय स्थल रूप है जो अपर्दन से बनता है। तो इन सब के बारे में भी आपको जानकारी आवश्यक है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं और इसमें पहला विकल्प सही है, ये भी याद रखिए। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। लिखा है, जिस स्थान पर कोई नदी किसी अन्य जल राशि में मिलती है उसे कहते हैं? पहला विकल्प है डेल्टा, दूसरा विकल्प है तटबंध, तीसरा है चाप झील और चौथा है नदी मुहाना। तो जिस स्थान पर कोई नदी किसी अन्य जल राशि में मिल जाती है उसे नदी मुहाना कहते हैं। डी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। अब जो और विकल्प लिखे हुए हैं उनके बारे में जान लीजिए। डेल्टा क्या होता है? तो डेल्टा एक भू आकृति है जो नदी के मुहाने पर बनती है जहां नदी तलछट जमा करती है, तो ये डेल्टा कहलाता है। तटबंध क्या है? तो तटबंध नदी के किनारे बने होते हैं जो बाढ़ को रोकने के लिए बनाए जाते हैं। और चाप झील का है क्या है? तो चाप झील जल का एक यू आकार का निकाय है जो तब बनता है जब एक घुमावदार नदी बाहरी किनारों को मिटा देती है। तो इन सब के बारे में भी जानकारी आवश्यक है और इस प्रश्न में चौथा विकल्प सही है, ये भी आपको याद रखना है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। चीन, मलेशिया और इंडोनेशिया निम्न में से किस खनिज के अग्रणी उत्पादक देश हैं? पहला विकल्प है सीसा, दूसरा है टिन, तीसरा है निकेल और चौथा है जस्ता। तो चीन, मलेशिया और इंडोनेशिया टिन के अग्रणी उत्पादक देश हैं। बी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। टिन एक नरम सफेद धातु है जिसका उपयोग आमतौर पर सोल्डर, टिन प्लेट, रसायन और अन्य उत्पादों के निर्माण में किया जाता है। तो इन सब के बारे में भी आपको याद रखना है। और जो और धातुएं लिखी हुई हैं, यानी कि जो और खनिज लिखे हुए हैं, इनके बारे में और जान लीजिए। जो सीसा है ये एक भारी मुलायम नीले भूरे रंग की धातु है जिसका उपयोग बैटरी, गोला बारूद और अन्य उत्पादों में किया जाता है। और इसके उत्पादक देश कौन कौन से हैं? चीन, ऑस्ट्रेलिया, संयुक्त राज्य अमेरिका। तो ये भी आपको याद रखना है। निकेल क्या है? तो निकेल सफेद कठोर तन्य धातु है जिसका उपयोग जंग रोधी इस्पात, मिश्र धातु और अन्य उत्पादन में किया जाता है। इसके उत्पादक हैं इंडोनेशिया, फिलीपींस और रूस। और जस्ता, तो जस्ता एक नीला सफेद चमकदार धातु है जिसका उपयोग मिश्र धातु, पीतल और अन्य उत्पादों के उत्पादन में किया जाता है और इसके उत्पादक हैं चीन, ऑस्ट्रेलिया और पेरू। तो इन सब के बारे में भी आपको जानना आवश्यक है, इसीलिए मैंने बता दिया है। इसमें बी विकल्प सही है, ये भी याद रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं।
अगला प्रश्न दिया गया है, सीढ़ी नुमा खेती में जमीन के छोटे टुकड़ों के किनारे को ऊपर उठा दिया जाता है ताकि, पहला विकल्प है फसलों को कीटों से बचाया जा सके, दूसरा है पानी टुकड़ों के भीतर रुका रहे, तीसरा है खाद बह ना जाए और चौथा है फसलों के बीच अंतर रखा जा सके। तो जो सीढ़ी नुमा खेती होती है उनमें जमीन के छोटे टुकड़ों के किनारों को ऊपर उठा दिया जाता है ताकि पानी टुकड़ों के भीतर रुका रहे। बी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। यह तकनीकी जल प्रबंधन की अनुमति देती है, ये आपको याद रखना है, और खेती की भूमि में जल के समान वितरण को सक्षम बनाती है। यह भारी वर्षा के दौरान अपवाह को कम करके उपजाऊ मिट्टी के नुकसान को भी कम करता है, तो ये आपको याद रखना है। और सीढ़ीदार खेती विशेष रूप से खड़ी ढलानों या पहाड़ी इलाकों वाले क्षेत्रों में फायदेमंद है, तो इसमें बी विकल्प सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। लिखा है, एक बाजार में पक्की दुकानें वे होती हैं, पहला विकल्प है जहां के कर्मचारी नियमित होते हैं, दूसरा है जिनके पास शहर पंचायत और नगर निगम का लाइसेंस होता है, तीसरा है जो 10 वर्ष से अधिक समय से खुली हैं, और चौथा है जो मुख्यतः बड़े शहरों में होती हैं। तो पक्की दुकानें वे होती हैं जहां के कर्मचारी नियमित होते हैं और जिनके पास शहर पंचायत या नगर निगम का लाइसेंस होता है। ए और बी इसमें सही है, यानी आपका जो बी विकल्प है वही इस प्रश्न में सही हो जाएगा, बी विकल्प। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। लिखा है, नगर निगम में चुने गए सदस्यों को कहते हैं, पहला विकल्प है सीनेटर, दूसरा है प्रतिनिधि, तीसरा है अधिशासी और चौथा है पार्षद। तो नगर निगम में जो सदस्य चुने जाते हैं उन्हें पार्षद कहा जाता है, डी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। तो नगर निगम एक स्थानीय सरकारी इकाई है जो किसी शहर या कस्बे के निवासियों को बुनियादी नागरिक सुविधाएं प्रदान करने के लिए उत्तरदायी है। इसकी अध्यक्षता एक महापौर या एक नगर आयुक्त द्वारा की जाती है, तो ये आपको याद रखना है। और नगर निगम को वार्डों में बांटा जाता है और प्रत्येक वार्ड का प्रतिनिधित्व एक निर्वाचित सदस्य द्वारा किया जाता है जिसे पार्षद कहते हैं। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। पहले जो और विकल्प लिखे हुए हैं उनके बारे में जान लीजिए, फिर अगले प्रश्न पर चलेंगे। सीनेटर कौन होता है? तो सीनेटर जो है ये संयुक्त राज्य अमेरिका जैसे कुछ देशों में विधायिका के ऊपरी सदन के सदस्य चुने जाते हैं। और प्रतिनिधि वे व्यक्ति होते हैं जो किसी सम्मेलन या बैठक में लोगों के समूह का प्रतिनिधित्व करते हैं। और अधिशासी यानी कार्यपालक, तो अधिशासी शब्द आमतौर पर सरकार की कार्यकारी शाखा के प्रमुख या प्रशासनिक अधिकारियों को संदर्भित करता है। तो इन सब के बारे में आपको जानकारी आवश्यक है और इसमें डी विकल्प सही है, ये भी याद रखिए। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, मुख्यमंत्री और अन्य मंत्रियों को कौन नियुक्त करता है? पहला विकल्प है प्रधानमंत्री, दूसरा विकल्प है राष्ट्रपति, तीसरा विकल्प है राज्यपाल और चौथा है उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। तो मुख्यमंत्री और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति की जाती है राज्यपाल के द्वारा, तो इसमें आपका जो सी विकल्प है वह सही हो जाएगा। सी विकल्प इसमें आपका सही हो जाएगा। राज्यपाल जो होता है वह राज्य का मुखिया होता है, वह केंद्र सरकार द्वारा यह सुनिश्चित करने के लिए नियुक्त किया जाता है कि राज्य सरकार संविधान के नियमों के भीतर कार्य कर रही है या नहीं। तो सी विकल्प इसमें सही है। और राज्यपाल को राज्य का प्रथम नागरिक कहा जाता है और देश का प्रथम नागरिक राष्ट्रपति को कहा जाता है, तो दोनों ही बातें आपको याद रखनी है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। भारत में किस तरह के श्रम को कानून द्वारा प्रतिबंधित किया गया है? पहला विकल्प है बेगार, दूसरा है अनियमित, तीसरा है दिहाड़ी और चौथा है असंगठित। अब इसमें जो सही है वह बताना है। तो भारत में जिस तरह के श्रम को कानून द्वारा प्रतिबंधित किया गया है वह है बेगार, तो केवल ए इसमें सही है, यानी कि जो बी विकल्प है जिसमें लिखा है केवल ए वही इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। बेगार क्या है? तो भारत में जिस प्रकार का श्रम कानून द्वारा प्रतिबंधित है वह बेगार मजदूरी है, जिसे ऋण बंधन भी कहा जाता है और ये गुलामी का एक रूप होता है। तो ये आपको याद रखना है और ये भारत में पूरी तरीके से प्रतिबंधित है, तो केवल ए इसमें सही है, बी विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं।
लिखा है भारत में सरकार के एक से अधिक स्तर होने की मुख्य वजह है। पहला विकल्प है समुदायों की बड़ी संख्या, दूसरा है सीमांत क्षेत्रों की सुरक्षा, तीसरा है रियासतों को तुष्ट करना और चौथा है ब्रिटिश शासन के समय की व्यवस्था की अच्छी जानकारी। तो भारत में सरकार के एक से अधिक स्तर होने की मुख्य वजह है समुदायों की बड़ी संख्या। ये विकल्प इसमें सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन से भारत की संसद बनाते हैं, यानी भारत की संसद का निर्माण किसके द्वारा होता है, ये पूछा गया है। तो पहला लिखा है राज्यसभा, दूसरा है लोकसभा, तीसरा है राज्य विधानसभा और चौथा लिखा है राष्ट्रपति। तो राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति मिलकर भारत की संसद बनाते हैं। तो इसमें ए सही है, बी सही है, डी सही है, यानी कि ए बी डी विकल्प इसमें आपका सही हो जाएगा। संसद के 3 भाग हैं और तीनों भाग आपको याद रखने हैं, राज्यसभा, लोकसभा और भारत के राष्ट्रपति। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। लिखा है भारतीय संविधान के अनुसार एक धर्मनिरपेक्ष राज्य को चाहिए। पहला विकल्प है प्रभुत्वशाली धर्म को अन्य धर्मों को अपने तहत लाने के लिए प्रोत्साहित यानी प्रेरित करना, दूसरा है राष्ट्र निर्माण के लिए धार्मिक गतिविधियों में शामिल होना, तीसरा है किसी एक धर्म को समर्थन नहीं देना और चौथा है देश में धार्मिक संघर्ष यानी विवाद में हस्तक्षेप नहीं करना। तो पूछा गया है कि भारतीय संविधान के अनुसार एक धर्मनिरपेक्ष राज्य को चाहिए तो किसी एक धर्म को समर्थन नहीं देना, क्योंकि धर्मनिरपेक्षता का मतलब क्या है कि सभी धर्मों को समान समझना है, किसी एक धर्म को समर्थन नहीं देना है। तो इसमें आपका तीसरा विकल्प सही हो जाएगा। तो धर्मनिरपेक्षता का मतलब भी आपको याद रखना है कि सभी धर्मों के प्रति समान व्यवहार। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। किसी समुदाय के गेटोइजेशन की प्रक्रिया का नतीजा होता है। पहला विकल्प लिखा है उसका बाकी समाज से अलगाव, दूसरा है उनकी संस्कृति का विविधीकरण, तीसरा है अल्पसंख्यकों का संरक्षण और चौथा है उनका सामाजिक सशक्तिकरण। तो पूछा गया है किसी समुदाय के गेटोइजेशन की प्रक्रिया का नतीजा होता है तो उसका बाकी समाज से अलगाव। पहला विकल्प इसमें सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। लिखा है संगम कविताओं में एक तमिल शब्द मुवेंदार की चर्चा मिलती है जिसका अर्थ 3 मुखिया है। निम्नलिखित में से कौन सा समुच्चय तीनों मुखियाओं का सही प्रतिनिधित्व करता है। पहला विकल्प है चेर, चालुक्य, चोल, दूसरा है पांड्य, चोल, चालुक्य, तीसरा विकल्प है चोल, सातवाहन, चालुक्य और चौथा है चोल, चेर, पांड्य। तो संगम कविताओं में एक तमिल शब्द मुविंदार की चर्चा मिलती है जिसका अर्थ 3 मुखिया होता है और ये 3 मुखिया कौन कौन से, चोल, चेर और पांड्य, यानी कि इसमें आपका जो डी विकल्प है वही सही हो जाएगा। तो चोल, चेर, पांड्य का करीब 2300 साल पहले दक्षिण भारत में काफी शक्तिशाली माने जाते थे और इन तीनों मुखियाओं के अपने 2-2 सत्ता केंद्र थे। तो ये भी आपको याद रखना है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। लिखा है निम्नलिखित में से कौन सा उपनिषद के संदर्भ में सही है। पहला है उपनिषद प्रारंभिक वैदिक ग्रंथों का हिस्सा है, दूसरा है उपनिषद का शाब्दिक अर्थ है गुरु के समीप बैठना, तीसरा है इन ग्रंथों में प्रजा और शासकों के बीच बातचीत का संकलन किया गया है और चौथा है प्रायः ये विचार अमूर्त वार्तालाप के रूप में प्रस्तुत किए गए हैं। तो उपनिषद के संदर्भ में जो सही है वह पूछा गया है। तो उपनिषद का शाब्दिक अर्थ होता है गुरु के समीप बैठना, बी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। उपनिषद का शाब्दिक अर्थ पूछा गया है तो गुरु के समीप बैठना होता है। वैदिक साहित्य के विकास के अंतिम चरण में उपनिषद ग्रंथ आते हैं, इसी कारण इन्हें वेदांत भी कहा जाता है। तो आपको ये भी याद रखना है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। लिखा है दिल्ली सल्तनत राज्य के सही वंशानुक्रम का चयन कीजिए। पहला लिखा है तुर्क,
खलजी, तुगलक, सैयद, लोधी। दूसरा है तुर्क, सैयद, तुगलक, खलजी, लोधी। तीसरा है तुर्क, सैयद, खलजी, तुगलक, लोधी। और चौथा है तुर्क, खलजी, सैयद, तुगलक, लोधी। तो दिल्ली सल्तनत राज्य के सही वंशानुक्रम का चयन करना है। तो सबसे पहले तुर्क, तुर्क के बाद खलजी, खलजी के बाद तुगलक, तुगलक के बाद सैयद, सैयद के बाद लोधी। यानी कि आपका जो ए विकल्प है वह सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। लिखा है निम्नलिखित सूची ए में दी गई नृत्य शैलियों का सूची बी में उनसे संबंधित राज्यों में मिलान करें। तो शास्त्रीय नृत्य से भी प्रश्न पूछा जा सकता है, तो आपको याद रखना है। चलिए पहले इसमें मिलान करते हैं, फिर देखते हैं कौन सा विकल्प इसमें आपका सही है। तो भरतनाट्यम का संबंध किससे है, किस राज्य से है? तो भरतनाट्यम का संबंध है तमिलनाडु से, इसे मिला देंगे बी से। कथकली का संबंध किससे है? तो कथकली का संबंध है केरल से, इसे मिला देंगे सी से। यक्षगणम, इसका संबंध किससे है? तो इसका है कर्नाटक से। और कुचिपुड़ी, इसका संबंध किससे है? तो कुचिपुड़ी का संबंध है आंध्र प्रदेश से। और मणिपुर का मणिपुरी है। हमें 4 ही मिलाने हैं। अब इसमें देख लेते हैं कौन सा विकल्प सही है। तो पहले का बी, दूसरे का सी, तीसरे का डी और चौथे का ए। तो इसमें आपका जो विकल्प सही है वह है बी विकल्प। पहले का बी, दूसरे का सी, तीसरे का डी और चौथे का ए। बी विकल्प इसमें आपका सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन नैनारों और अलवारों के विषय में सही नहीं है? पहला विकल्प है ये संत सभी जातियों के जिनमें अस्पृश्य समझी जाने वाली जातियों के लोग भी शामिल थे। दूसरा है वे बौद्धों और जैनों के कटु आलोचक थे। तीसरा है वे शिव या विष्णु के प्रति सच्चे प्रेम को मुक्ति का मार्ग बताते थे। और चौथा है वे संगीत का विरोध करते थे। तो जो कथन सही नहीं है वह बताना है, यानी हमें गलत बताना है। तो जो अलवार थे ये विष्णु के उपासक थे और नैनार शिव उपासक थे, यानी शिव भक्त थे। अब हमें क्या बताना है? जो विकल्प गलत है वह बताना है। तो ये संत सभी जातियों जिनमें अस्पृश्य समझी वाली जातियों के लोग शामिल थे, बिल्कुल सही है। ये बौद्धों और जैनों के कटु आलोचक थे, ये भी सही है। ये शिव या विष्णु के प्रति सच्चे प्रेम को मुक्ति का मार्ग बताते थे, ये भी सही है। लेकिन वे संगीत का विरोध नहीं करते थे, और इसमें लिखा है कि वे संगीत का विरोध करते थे। तो यही सही नहीं है, यानी यही गलत है। तो डी विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। वे संगीत का विरोध नहीं करते थे, बल्कि वे खुद भजन किया करते थे। तो वे संगीत के विरोधी नहीं थे, ये आपको याद रखना है। यही इस प्रश्न का उत्तर है, गलत पूछा गया था। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। लिखा है मुगल साम्राज्य के पतन के कारणों को काल क्रमानुसार लगाएं। पहला लिखा है प्रशासन की कार्य कुशलता का विघटन। दूसरा है ईरानी और तुरानी मूल के अभिजातों में पारस्परिक प्रतिद्वंदिता। तीसरा है सैन्य एवं वित्तीय संसाधनों का कम होना। और चौथा है नादिर शाह और अहमद शाह अब्दाली द्वारा आक्रमण। तो मुगल वंश की स्थापना बाबर द्वारा की गई, ये आपको याद रखना है। अब इसमें पूछा गया है कि मुगल साम्राज्य के पतन के कारणों को काल क्रमानुसार लगाएं। तो चलिए देख लेते हैं कौन सबसे पहले आएगा, कौन बाद में आएगा। तो सबसे पहले हुई सैन्य एवं वित्तीय संसाधनों में कमी, तो ये आएगा पहले। उसके बाद क्या हुआ? प्रशासन की कार्य कुशलता का विघटन हुआ, ये दूसरे नंबर पर आएगा। फिर उसके बाद नादिर शाह और अहमद शाह अब्दाली द्वारा आक्रमण कर दिया गया। और अंत में आएगा ईरानी और तुरानी मूल के अभिजातों में पारस्परिक द्वंद्वता, प्रतिद्वंदता।
तो पहले आएगा सी, फिर सी के बाद आएगा ए, फिर ए के बाद आएगा डी और डी के बाद आएगा बी। यानी कि आपका जो सी विकल्प है CADB, यही इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। किसने स्त्री पुरुष तुलना किताब लिखी है? आज प्रश्नों की संख्या मैं बढ़ा रही हूँ। कल के वीडियो में मैंने 30 प्रश्न लिए थे और आज मैं 35 प्रश्न लूंगी, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न यदि मैं आपको करवाऊंगी तो आपके प्रश्न अच्छे से तैयार हो जाएंगे और जब तक आपका एग्जाम होगा तब तक मैं सभी प्रश्नों की प्रैक्टिस भी करवा दूंगी जो संभावित है। इसलिए मैं प्रतिदिन संख्या बढ़ाऊंगी प्रश्नों की, बस आप लोग थोड़ा सपोर्ट करते रहिए। चलिए प्रश्न देख लेते हैं। लिखा है किसने स्त्री पुरुष तुलना किताब लिखी है? ये प्रश्न पूछा जा चुका है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जिसने देखे हैं उसको पता होगा। पहला विकल्प है पंडिता रमाबाई, दूसरा विकल्प है ताराबाई शिंदे, तीसरा विकल्प है राज सुंदरी देवी और चौथा विकल्प है बेगम रुकैया सखावत हुसैन। तो स्त्री पुरुष तुलना नामक किताब लिखी गई है ताराबाई शिंदे द्वारा, बी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। अब जो और विकल्प लिखे हुए हैं इनमें जो लेखिका लिखी हुई हैं इन्होंने भी पुस्तकें लिखी हैं, तो इनकी पुस्तकों के बारे में भी आपको याद रखना है। पंडिता रमाबाई की पुस्तक का क्या नाम है? स्त्री धर्म नीति। राज सुंदरी देवी की पुस्तक का नाम क्या है? आमेर जीबोन, ये भी पूछा जा चुका है। और बेगम रुकैया सखावत हुसैन, इनकी पुस्तक का नाम है सुल्ताना का स्वप्न, ये भी आपको याद रखना है। ये सभी महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं और पूछी जाती हैं और ये पूछी भी जा चुकी है स्त्री पुरुष तुलना, तो आपको याद रखना है। इसमें आपका जो विकल्प सही है वह बी विकल्प है ताराबाई शिंदे। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है सुल्ताना का स्वप्न नामक किताब की लेखिका कौन थी? अभी मैंने आपको बताया ही था। पहला विकल्प रुकैया सखावत हुसैन, दूसरा है इस्मत चुगताई, तीसरा है हाजारा बेगम और चौथा है आबादी बानो बेगम। तो सुल्ताना का स्वप्न किताब लिखी है रुकैया सखावत हुसैन, ए विकल्प इसमें सही है। जो इस्मत चुगाई हैं इनकी पुस्तक का नाम है दिल की दुनिया, तो ये भी आपको याद रखना है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन से देश गुटनिरपेक्ष आंदोलन के सदस्य थे? पहला विकल्प है इंडोनेशिया, दूसरा है मिस्र, तीसरा है घाना और चौथा है इंग्लैंड। तो गुटनिरपेक्ष आंदोलन के सदस्य थे इंडोनेशिया, मिस्र और घाना। ABC इसमें सही है, यानी कि जो पहला विकल्प है वही आपका उत्तर हो जाएगा। गुटनिरपेक्ष आंदोलन का पहला शिखर सम्मेलन 1961 ईस्वी में बेलग्रेड में आयोजित किया गया था और इसमें कुल 25 देशों के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया था, ये भी आपको याद रखना है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए और उपरोक्त में से कौन से युग्म सही सुमेलित हैं? चलिए देख लेते हैं कौन से सही सुमेलित हैं। तो मंगल आंतरिक ग्रह है, सही मिला हुआ है। शुक्र बौना ग्रह नहीं है, दूसरा गलत है। बृहस्पति सबसे अधिक उपग्रह है, ये भी गलत है। और पृथ्वी आकार में 5वां बड़ा ग्रह, ये सही है। बृहस्पति के सबसे अधिक उपग्रह नहीं है, सबसे अधिक उपग्रह हैं शनि के, ये आपको याद रखना है। तो इसमें पहला सही है और चौथा सही है, यानी कि आपका जो डी विकल्प है वो इसमें सही हो जाएगा, डी विकल्प। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। और आपको ये भी साथ में याद रखना है कि सौर मंडल में 8 ग्रह हैं। सूर्य के सबसे निकट है बुध, बुध के बाद है शुक्र, शुक्र के बाद पृथ्वी, पृथ्वी के बाद मंगल, मंगल के बाद बृहस्पति, बृहस्पति के बाद शनि, शनि के बाद अरुण, अरुण के बाद वरुण। ये आपको याद रखना है। बुध और शुक्र के कोई भी उपग्रह नहीं है, ये भी याद रखिएगा। शुक्र को पृथ्वी की जुड़वा बहन कहा जाता है, ये भी याद रखिए। और पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है, ये भी आपको याद रखना है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं और ये आखिरी प्रश्न है। आज की वीडियो में मैंने 35 प्रश्न लिए हैं। चलिए इसका उत्तर भी देख लेते हैं। विषुवत वृत्त निम्नलिखित में से किस देश से होकर गुजरती है? पहला विकल्प है बोलीविया, दूसरा है बोत्सवाना, तीसरा है ब्राजील और चौथा है बांग्लादेश।
तो विषुवत ब्राजील से होकर गुजरती है। सी विकल्प इसमें आपका सही हो जाएगा। तो आज की वीडियो में मैंने कुल 35 प्रश्न लिए हैं। किसी भी प्रश्न में आपको डाउट हो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, और यदि इसके पहले वाली वीडियो नहीं देखी है तो देख लीजिए। सभी प्रश्न महत्वपूर्ण ले रही हूँ, संभावित प्रश्न हैं, आपको एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा हेल्प मिलेगी इन प्रश्नों से। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।